हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन, मतलब इससे पहले सॉल्यूशन चैप्टर 2 हुआ करता था, बट अब जो लेटेस्ट सिलेबस है एनसीईआरटी ने जो नया भी रिवाइज्ड बुक निकाला है उसमें एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 12 के चैप्टर 1 में हमारे पास सॉल्यूशन है। क्लियर? मतलब पहले क्लास 12 में हम टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ते थे केमिस्ट्री में। अब क्या हुआ है, दो दो चैप्टर्स, दो फिजिकल केमिस्ट्री से, दो इनऑर्गेनिक और दो ऑर्गेनिक से रिड्यूस्ड हो गया। मतलब अब हमारे पास सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम में पहले 16 चैप्टर का एग्जाम था, अब वही एग्जाम रिड्यूस होकर के सिर्फ 10 चैप्टर्स का है, बट 70 मार्क्स। मार्क्स पहले भी 70 था, लेकिन चैप्टर पहले 16, अब यही 70 मार्क्स 10 चैप्टर से आएगा। ये तो क्लियर है। फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, अब खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर बन गया है सॉल्यूशन। क्लियर? और सरफेस केमिस्ट्री एक फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर था, वो भी हट गया। तो फिजिकल में मतलब केमिस्ट्री क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री पहले 5 था, अब सिर्फ 3 है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तीनों बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ क्या शुरू करने वाले हैं, सॉल्यूशंस। क्लियर? तो सॉल्यूशन ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ओवरव्यू है, इसको देख लिया जाए। जो लोग नया खरीदे हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी वो तो ठीक है, बट पुराना बिल्कुल सेम चीज है, सिर्फ चैप्टर का नंबर चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड चेंज नहीं है। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास सिलेबस है। और अगर पार्ट 1 के पोर्शन की बात कर ली जाए, जैसे कंटेंट, तो कंटेंट फर्स्ट चैप्टर अब हो गया अपना सॉल्यूशन। सेकंड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो जो पोर्शंस है हर एक पोर्शन पढ़ना है, यहाँ कोई भी रिड्यूस अब नहीं है, क्योंकि ये बुक ऑलरेडी रिड्यूस्ड आया है। फिर है अपने पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जितना पोर्शन था पूरा पढ़ना है। फिर से डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के, पहले इनऑर्गेनिक का 4 था, अब वही 2 हो गया है। क्लियर? तो इसी पोर्शन को अब हम आगे यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर अपना आता है सॉल्यूशंस। क्या होता है सॉल्यूशन? जैसे ही हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, तो हम लोग समझेंगे पहले इस टर्म को कि ये सॉल्यूशन होता क्या है। क्लियर? तो देख लिया जाए कि ये सॉल्यूशन क्या है, ध्यान देना है। जैसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, इसका मतलब है इट इज होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more non-reacting substances. क्लियर? कोई भी 2 या 2 से अधिक अगर आपस में नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, नॉन रिएक्टिंग मतलब आपस में रिएक्ट नहीं होना है, और उसका मिक्सचर कैसा बनना है, होमोजीनियस मिक्सचर बनना है। अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो हम वैसे को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस वर्ड यहाँ यूज किया गया है। होमोजीनियस कहते हैं एकदम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, बराबर एकदम। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक बीकर है या ग्लास है, इसमें पानी ले लेते हैं और इसमें क्या 2 चम्मच चीनी दे दिया जाए, तो ये जो हमारा बनेगा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन पूरा बराबर दिखेगा थ्रू आउट। नमक दे दिया जाए इस पानी में, वो भी क्या थ्रू आउट यूनिफॉर्म बनेगा। तो कोई भी ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्म हो और उस मिक्सचर में जो जो कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, जो भी हमारे पास है, चीनी है, नमक हो, पानी हो, वो सब आपस में नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट नहीं करना है। अगर रिएक्शन हो गया तो वो होमोजीनियस बनेगा, बट नॉट मिक्सचर, वो तो कंपाउंड हो गया। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, यहां कोई कंपाउंड नहीं बनता है 2 चीज को मिलाने से, और वो मिक्सचर कैसा रहे, होमोजीनियस। तो शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, एयर,
जैसे ही हम बात करते हैं एयर, तो बहुत बचपन में पढ़े थे, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब हमारे जो आसपास जितने भी गैसेस हैं वो बिल्कुल बराबर रूप से मिले हुए हैं। जितना ऑक्सीजन मेरे अगल बगल होगा उतने ऑक्सीजन सभी के तुम्हारे अगल बगल भी होगा, है कि नहीं? तो ये चीज क्या कहलाया? एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो था लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब हम लोग जितना भी सॉल्यूशन बात करते थे कॉमनली अपने भाषा में, वो सबको लिक्विड मानते थे। ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि जितने भी लिक्विड्स होंगे वही सिर्फ क्या होगा? सॉल्यूशन। नहीं, एयर क्या है? गैसेस है। ढेर सारे गैसेस आपस में होमोजीनियसली एकदम बराबर रूप से मिले हुए हैं और वो आपस में रिएक्ट भी नहीं कर रहे, तो वो सब क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। फिर एलॉयज जो हम यूज करते हैं, जितने भी एलॉयज या गोल्ड ऑर्नामेंट है, गोल्ड ऑर्नामेंट वो क्या होता है? तो प्योर गोल्ड तो नहीं पहन सकते हैं, तो हम गोल्ड में क्या करते हैं? कुछ डिफरेंट मेटल्स को वहां पर होमोजीनियसली, मतलब दोनों को मेल्ट किया जाए, जैसे कॉपर है और गोल्ड है, तो दोनों को मेल्ट करते हैं और बराबर रूप से एकदम पिघला करके मिक्स कर दिया जाए और फिर सॉलिड होने के लिए छोड़ दिया जाए। अब जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ, जो सॉलिड है वो भी होमोजीनियस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन जो है वो हमेशा लिक्विड नहीं। कोई भी सब्सटेंस आपस में क्या होना चाहिए? बराबर रूप से होमोजीनियसली अगर मिक्स्ड है तो वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्यूशन कहलाता है। और इसी पूरे जितने भी अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस अभी हम बताए, उन्हीं सबको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होता है, ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल्स तो देख लिए, क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, एयर, एलॉयज, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सब आपस में हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी सॉल्यूशन अगर है, सॉल्यूशन, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट पानी कह दिए, सॉल्यूट जो उसमें होमोजीनियसली मिक्स्ड है। जैसे सॉल्वेंट ए से मान लेते हैं, सॉल्यूट को बी से मान लेते हैं। क्लियर? अब क्लास 12 में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, है ना? कोई भी सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट, लेकिन इसका डिफाइन कैसे करते हैं, क्या क्या मतलब तरीका है, सॉल्यूट हम किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर बोला जाए कि बताइए सॉल्वेंट क्या होता है ना? ये बोर्ड के एग्जाम डेफिनेशन में तो नहीं पूछेगा, बट कॉमनली अगर कोई बोल दिया तो हम तीन अलग अलग तरह से इसका डेफिनेशन रखें। तीन अलग अलग डेफिनेशन है किसके लिए? सॉल्यूट के लिए भी, सॉल्वेंट के लिए भी। जैसे पहला क्या है ना, कि कोई अगर लेस क्वांटिटी, जैसे कम हो, किसी भी सॉल्यूशन में अगर लेस क्वांटिटी में हो तो हम उसको क्या बोल देंगे? अगर कम है तो वो सॉल्यूट हो जाएगा। और मोर क्वांटिटी में अगर हो, मोर क्वांटिटी में अगर हो तो वो सॉल्वेंट। जैसे चीनी पानी, पानी हमेशा ज्यादा होगा, चीनी हमेशा कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा? कि हम पानी को बोलेंगे ये पानी हमारा क्या? सॉल्वेंट है, चीनी सॉल्यूट है। ठीक है। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो, फिजिकल स्टेट अनचेंज्ड रहे, सॉल्वेंट होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए किसका? शुगर का और वाटर का। और जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो क्या? शुगर सॉल्यूशन बनेगा। बस ध्यान देना है थोड़ा सा इस पर। अगर हम बोल रहे हैं शुगर, शुगर का फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड का फिजिकल स्टेट लिक्विड, और जो सॉल्यूशन बनता है वो भी लिक्विड बनता है। ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर कि फिजिकल स्टेट किसका चेंज हो रहा है। तो देखते हैं, वाटर हमारा लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड बना, तो फिजिकल स्टेट वाटर, सॉल्यूशन भी लिक्विड है, तो ये अनचेंज्ड है। जैसे लिक्विड था, लिक्विड सॉल्यूशन, तो जिसका फिजिकल स्टेट अनचेंज्ड हो वो कहेंगे हम सॉल्वेंट, और इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। शुगर पहले सॉलिड था, अब जो सॉल्यूशन बना अब उस शुगर किस में है? लिक्विड में है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं।
आई बात समझ में? अगर अल्कोहल और वाटर ले लिया जाए, इसको यहां से हटाते हैं और हम क्या बोले, अल्कोहल, कि अब हमारा ये भी लिक्विड, फिर अब क्या होगा, तो पहला वाला डेफिनेशन मान के चल सकते हैं कि जो मोर क्वांटिटी में हो। अगर दोनों बराबर रहा फिर क्या होगा, तो वाटर को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब अगर पानी कहीं भी हो, मतलब एकदम इसके लिए एक्सेप्शनल है कि हम मान लेते हैं कि पानी थोड़ा हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, पानी अगर होगा मतलब वाटर अगर होगा तो वो क्या माना जाएगा, ऑलवेज सॉल्वेंट ही माना जाएगा। आई बात समझ में? तो वाटर को हम कम क्वांटिटी में रहे या ज्यादा में रहे, बोथ द केसेस में क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। यहां पर फिजिकल स्टेट वाला मैटर नहीं रहा यहां हम क्या देखेंगे कि ज्यादा कम कौन है, और अगर वाटर है तो वाटर चाहे कम हो या ज्यादा वो हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई सब्सटेंस अगर किसी में डिसॉल्व हो जाए, कोई भी सब्सटेंस जैसे चीनी है पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो वो कहलाएगा सॉल्यूट। और कोई सब्सटेंस किसी में डिसॉल्व कर जाए, जैसे पानी में कुछ चीज है जो डिसॉल्व कर जाता है, तो पानी मतलब कोई सब्सटेंस किसी में डिसॉल्व कर जाए वो सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करे वो सॉल्वेंट। तो तीन अलग अलग तरह का डेफिनेशन है, तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए तीन अलग अलग तरह का डेफिनेशन। मोर क्वांटिटी में हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, लेस क्वांटिटी में क्या होगा, सॉल्यूट होगा। दूसरा है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो गया सॉल्यूशन बनने के बाद, चेंज हो गया तो वो सॉल्यूट कहलाएगा, और फिजिकल स्टेट अगर चेंज नहीं हुआ तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर? तीसरा, जो बस तीसरा कह सकते हैं टाइम पास डेफिनेशन है कि कोई सब सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, and the substance in which solute can dissolve is called a solvent। तो ऐसा solute solvent के लिए हम डिफाइन करते हैं। क्लास 12 में हम लोगों को ज्यादातर क्या पढ़ना है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या होगा बाइनरी सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो तरह के हमारे पास क्या कंपोनेंट्स हो, सिर्फ दो तरह के कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, बस तीसरा कुछ नहीं आना है। अगर ऐसा कुछ है तो वो बाइनरी, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, यूरिया प्लस वाटर, मतलब इन सब जगह इस तरह का बन रहा है कि एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, बस दो ही चीज है, सिर्फ दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इस चैप्टर में जो है ना कितने अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आएंगे, कौन कौन सा वर्ड यूज होगा अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए, उसको जान लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। आई बात समझ में? क्या यहां देखना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कुछ अलग अलग बेसिस लेंगे हम लोग, उन सभी बेसिस पर जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें फर्स्ट आता है अपने पास फर्स्ट आता है, तो यहां टॉपिक पहले लिख देते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हैं। तो पहला जो बेसिस लेते हैं, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ
सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पर दो तरह का, फर्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन और सेकंड है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है एक्वस और नॉन एक्वस? तो जब भी हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, है ना, जब बोला जाए एक्वस, एक्वा का मतलब होता है पानी, है ना, घर में एक्वा गार्ड यूज करते हैं, मतलब पानी को सुरक्षित रखना। कहीं भी एक्वा वर्ड यूज हो जाए, एक्वस यूज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि वहां पानी की बात की गई है। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही हम बोले एक्वस मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, कि सॉल्वेंट हमारा कौन है? पानी है, बाकी सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। जैसे ही हम बोल दिए एग्जाम्पल में, बहुत सारा अब आगे क्वेश्चन जो मिलेगा ना वो ऐसे ही मिलेगा, वहां सॉल्वेंट के बारे में जानकारी नहीं, वैसे बोलेगा क्या कि AQ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। इसका मतलब क्या? जैसे ही हम बोल दिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH मींस कि NaOH जो है वो पानी में मिला हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन है मींस सॉल्वेंट वहां वाटर है। अब हम वहां सॉल्वेंट ढूंढेंगे नहीं। आई बात समझ में? तो हम जैसे ही बोलें कि सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, मतलब वो एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो नॉन एक्वस तो समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट अदर देन वाटर, कि पानी को छोड़कर और कोई भी वहां सॉल्वेंट आएगा? पानी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पानी थोड़ा हो ज्यादा हो सॉल्वेंट ही बनता है, उस यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं? क्योंकि लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स वर डिजॉल्व्ड इन वाटर, बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड्स जो है पानी में डिजॉल्व कर जाते हैं, इसलिए पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो नॉन एक्वस में क्या बोला गया? कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर, बेंजीन है, बेंजीन लिक्विड में आता है, या फिर और किसको ले ले। तो इसके लिए एग्जांपल, मतलब हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन कौन हो सकता है? तो अल्कोहल हो सकता है ना, बेंजीन हो सकता है ना, ईथर हो सकता है। क्लास 12 में बहुत सारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सब सॉल्वेंट है। उसके बाद वाला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ एल्डिहाइड्स हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ कीटोन्स हैं, ये सब सॉल्वेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी आ रहा है, अमाइंस है, ये सब जो भी आया वो सब अगर लिक्विड स्टेट में है, किसी को कुछ कोई भी सब्सटेंस उसमें घुल गया, डिसॉल्व कर गया, तो वो सब एक सॉल्वेंट होगा, और वो सब पानी तो नहीं है, हम बोलेंगे क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया ये दोनों वर्ड? किसके बेसिस पर? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट का नेचर हो सकता है एक्वस हो या फिर नॉन एक्वस हो। क्लियर? ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लिया जाए फटाफट, फिर हम मिटा देते हैं। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे ही हम बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कितना पावरफुल हमारा सॉल्यूशन है, जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं वो कितना स्ट्रेंथफुल है। मतलब अब जो सेकंड आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पर, कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास पानी है, एक चम्मच चीनी मिला के घोल दिए, दूसरी बार दूसरा गिलास लेते हैं, सेम साइज का, सेम पानी, उतना ही होना चाहिए, 4 चम्मच चीनी घोल देते हैं। अब क्या होगा? तो पहला जो था 1 चम्मच चीनी था, दूसरे में 4 चम्मच है, तो पहला वाला सॉल्यूशन थोड़ा कम मीठा लगेगा, दूसरा ज्यादा मीठा लगेगा। तो ये क्या है हमारा? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ, या फिर इसी को आगे चल के एक और वर्ड बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन, कितना पावर है इसमें, है ना। तो पहले वाला जो सॉल्यूशन था चीनी का वो डाइल्यूट कहा जाएगा, और दूसरे वाला बोलेंगे
थोड़ा कम डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। आई बात समझ में? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमारे पास फिर से दो तरह का, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। जैसे ही बोले कॉन्सेंट्रेटेड, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हमेशा बुक में यूज होता है या क्वेश्चन में रहा तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्क। क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कम से कम पानी हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या सॉल्यूट हो। तो इसमें कहते हैं मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का मतलब हो गया अपना सॉल्वेंट से। और जो दूसरा रखा गया है सेकेंड इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, लिख देते हैं DIL, डिल। ये रहा, ठीक है। तो ये डाइल्यूट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। कि अब क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा चीज पानी ही रहेगा, मतलब सॉल्वेंट होगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं कि यहां मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन होता है? ज्यादातर वाटर होता है। मैक्सिमम पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है। कि अगर हमारे पास एक जग पानी है, उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दिए, 2 चुटकी चीनी मिला दिए, कहेंगे हाँ चीनी तो है, नमक तो नहीं है ना। या फिर बिल्कुल ऐसा नहीं करते, कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो कम से कम सॉल्यूट होना चाहिए, ज्यादा से। जैसे और भी बहुत एकदम सिंपल एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक इंक पॉट है, मार्केट गए, एक इंक का लाए खरीद कर, इंक पॉट। जब वो खरीद कर लाए तो काफी क्या होगा, कंसेंट्रेटेड होगा, मतलब गाढ़ा होगा। उसको क्या करते हैं ना, एक बाल्टी पानी में डुबा देते हैं, मतलब पूरा का पूरा इंक जो है एक बाल्टी पानी में चला गया। अब वो पानी कैसा दिखेगा? हल्का फुल्का ब्लू दिखेगा, क्योंकि एक बाल्टी पानी है। तो हम क्या कहेंगे, अब इंक हमारा डाइल्यूट हो चुका है। अगली बार जो एक इंक पॉट था, उसको एक ड्रम पानी, मतलब 1000 लीटर का इतना बड़ा ड्रम था, उसमें दे दिए। अब क्या होगा, पानी बिल्कुल ही साफ तरह का दिखेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल साफ है, थोड़ा बहुत तो इंक वहां आ ही गया। वो भी क्या बना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम जैसे जैसे वाटर मतलब सॉल्वेंट मिलाते जाते हैं, सॉल्यूशन हमारा क्या होता जाता है, डाइल्यूट होता जाएगा। आई बात समझ में? तो हम बोलते हैं दो तरह का हमारे पास सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट। दोनों के लिए साइन क्या, अगर हमारे पास ऐसा रहा कि HCl है और अगर लिख दिए कॉन्क, लैब में गए और वहां क्या दिखा, कॉन्क लिखा हुआ, मतलब उसको छूना नहीं है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन है, ठीक है। अगर उसमें हम उंगली इस तरह से डाले तो जितना उंगली जाएगा पूरा का पूरा थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, जल जाएगा। और ज्यादा देर तक रखे तो पूरा खत्म, मतलब हड्डी भी नहीं, हड्डी तो कैल्शियम का होता है, तो और जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एसिड से। आई बात समझ में? और अगर इस तरह का लिखा हुआ है HCl DIL, डाइल्यूट, इसका मतलब क्या, ये डाइल्यूट है। ऐसा नहीं कि इसको भी छू सकते हैं, ये भी छुएंगे तो जलन होना शुरू होगा, इससे तो जल जाएगा, इससे सिर्फ जलन होगा। आ रहा है समझ में? कि ये डाइल्यूट, अगर HCl वहां लिखा हुआ है कि डाइल्यूट है, इसका मतलब ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छूना, ये सर बताएंगे कैसे इसका उपयोग होगा। ये हम यूज कर सकते हैं डाइल्यूट, कि थोड़ा सा अगर कहीं गिराए तो वहां से कुछ रिएक्शन या धुआं आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं छूना है। ये थोड़ा सा कहीं गिरेगा भी तो हल्का फुल्का धुआं आता है, सर यही देंगे जब भी हम। तो अगला जो टाइप है, मतलब हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप्स के। जैसे इससे पहले 2 अलग तरह का देख लिया ऑन द बेसिस से, क्लियर। वैसे ही थर्ड टाइप जो है ऑन द बेसिस
ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसका फिजिकल स्टेट जैसे एनसीईआरटी में पूरा ये एक टेबल फॉर्म में दिखाया गया है पूरा इसको। मतलब अगर एनसीईआरटी कहीं समय दिया है, जगह दिया है और ज्यादा दिया है तो वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखता ही ऐसे बहुत कम है, और अगर एनसीईआरटी ज्यादा लिखा मतलब वो जरूरी क्या है ध्यान देना। अगर हम बोल रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन, मतलब पहला जो है हमारा वो क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या कि जो सॉल्वेंट पार्ट होगा ना, सॉल्वेंट वो हर केस में गैसेस तीनों में। अब क्या करते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आता है ना, कि हम ऊपर इधर सॉल्वेंट ले लेते हैं और इधर सॉल्यूट ले लेते हैं। ध्यान देना थोड़ा, सॉल्वेंट का तीन फॉर्म हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। सॉल्यूट भी तीन फॉर्म, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, जो इधर है। तो पहला हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये सॉलिड सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है, मतलब इस तीनों में सॉल्यूट हमारा क्या रहेगा, सॉरी सॉल्वेंट क्या रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूट इसमें मिक्स कर देते हैं, मतलब बराबर रूप से, जो एलॉय जिसका एग्जांपल दिए थे कि सॉलिड सॉलिड कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, तो क्या बना था हमारा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड इन सॉलिड, और सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड को अगर मतलब किसी लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया जाए, चीनी पानी उल्टा था, चीनी में मतलब चीनी पानी में जो एग्जांपल था वो सॉलिड लिक्विड में गया, अभी क्या हो रहा है, कोई लिक्विड किसी सॉलिड में, ये देखो सॉल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड है। सॉल्वेंट तो इसमें एग्जांपल में एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, भाई बात समझ में। अमलगम जो सोडियम अमलगम होता है वो क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर है। बहुत बार बच्चा ना आता है क्लास में पूछने कि सर ये एमलगम सोडियम, इसका मतलब यही होता है कि NaHG इन दोनों का क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें सॉल्वेंट कौन है, सॉलिड सोडियम सॉल्वेंट होता है, और Hg कौन है अपना, वो लिक्विड है, वो सॉल्यूट का काम करता है। क्लियर। फिर यहां से यहां कि अब कोई गैसेस अगर सॉलिड में मिक्स हो जाए, कोई गैस अगर सॉलिड में मिक्स हो जाए, है ना, तो देखो यहां पर सॉल्यूट क्या है, गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड, तो वो क्या कहलाएगा। तो अगर कोई सॉल्यूट गैस किसी सॉलिड में, जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो हाइड्रोजन को स्टोर कर लेते हैं और एकदम बराबर होमोजीनियसली स्टोर करता है, और एक बहुत अच्छा काम होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है कि अगर हाइड्रोजन एक जगह से कहीं दूसरी जगह ले जाना है ना, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हेल्प ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो कोई गैस किसी सॉलिड में डिसॉल्व हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, तो ये सब में इन तीनों में कौन एग्जाम्पल है, कौन सॉल्वेंट है, सॉलिड, तो इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अगला है लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट अब लिक्विड होने वाला है, कि अगर लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड मतलब कोई सॉलिड जो है वो पानी में, चीनी पानी, ये तो आ गया ना, ग्लूकोज शुगर यूरिया, जितना भी सॉलिड है पानी में डिसॉल्व हो गया, वो सब इस क्लास में आएगा। फिर गैसियस, मतलब अब सॉल्वेंट गैस होगा, गैस गैस में एयर इज, लिक्विड कोई गैस में डिसॉल्व हो गया तो कैम्फर हो गया, सॉलिड कैम्फर को हवा में छोड़ दे कुछ देर के लिए, 2-4 घंटा में उड़ जाता है, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड पूरा मतलब एयर में फैल गया बराबर रूप से। या कोई सॉलिड गैस में, देखो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तो गैसेस गैसेस जो एयर एग्जांपल दिए, लिक्विड आ गया क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, और सॉलिड अगर गैस में चला जाए वो कैम्फर, तो तीन इधर तीन इधर तीन इधर, मीन्स ये तीन बनाया, ये तीन बनाएगा, ये भी तीन बनाएगा, तो टोटल कितने तरह के, 9 टाइप्स के। इनको ध्यान में रखना है कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ
सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, कि सॉलिड होगा, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, लिक्विड, गैस, ये तीनों के बेसिस पे। तो हम इतने तरह से, कितने तरह से, 3 तरह से क्या किए अभी, किसी भी सॉल्यूशन को क्लासिफाई किए। आई बात समझ में। एक और क्लासिफिकेशन है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। क्लियर। बस ये वाला क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि अब ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना, ऑन द बेसिस मतलब फोर्थ जो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ solute present in the solution, कि किसी सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ से थोड़ा सा ये डिफरेंट चीज है। क्या डिफरेंट है वो ध्यान देना है। तो यहां पर फर्स्ट आता है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी में दूसरा आएगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी में तीसरा आता है, 3 है ये, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है ये तीनों चीज, इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर। हम लोग अभी बात किसकी कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर। हम क्या करते हैं ना, एक कंटेनर लेते हैं, कटोरा टाइप का चीज ले लो, उसमें पानी 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 चम्मच चीनी देंगे, डिजोल्व हो जाएगा, फिर 1 चम्मच देंगे, डिजोल्व हो गया, फिर 1 चम्मच, डिजोल्व हो गया। मतलब हम अपने नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए थे, पानी भी हमारा क्या है, नॉर्मल वाटर होगा, उसमें 1 चम्मच चीनी डिजोल्व हो गया, दूसरा डिजोल्व हो गया, तीसरा, मतलब जब तक चीनी डिजोल्व हो रहा है तब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाएगा। मतलब solution in which more and more solute can dissolve at a given temperature, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब वो जो चीनी दे रहे थे ना, एक बार ऐसा टाइम आएगा 5-10 चम्मच के बाद देने के बाद कि अब वो सॉल्यूशन में चीनी डिजोल्व नहीं हो रहा है, डिजोल्व होना बंद हो गया। जिस समय चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाएगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन इन विच no more solute can dissolve at given temperature, अब कोई solute dissolve नहीं हो रहा है, तो वो हो गया saturated solution। सुपर सैचुरेटेड क्या है, सुपर सैचुरेट कहते हैं ना कि वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था उसको गैस चूल्हा पे चढ़ाओ, गरम करो, गरम करेंगे तो फिर देखेंगे फिर चीनी घुलना शुरू हो गया, फिर 1 चम्मच चीनी दिए, घुल गया। अब वो गर्म हो रहा है, कंटिन्यूसली गर्म होता जा रहा है और चीनी घुलता जा रहा है। अब इसमें भी एक बार ऐसा टाइम आएगा कि चीनी घुलना बंद। जिस समय चीनी घुलना बंद हो गया, कितना भी गर्म कर लो अब चीनी नहीं घुल रहा है, वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में अब कोई सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं करेगा तो वो होगा सुपर सैचुरेटेड। तो ऑन द बेसिस कितना अमाउंट हो सकता है किसी, तो इसको तो स्ट्रेंथ में भी ले सकते थे, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट लिए, या फिर इसी में 3 और तरह का। तो हम कुल मिला के 4 अलग अलग तरह के क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, सब अलग अलग बेसिस के हिसाब से। क्लियर। अब इस चैप्टर में आगे क्या है, अगला पोर्शन स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, वो मेजर कैसे करेंगे। जैसे मोलैरिटी ये सब जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा गया था वो वाला टर्म यहाँ आता है। आई बात समझ में। तो इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे।